Hello student. In this video lecture, we are moving towards the another phases of respiration. In last session, we had completed the first phase of aerobic respiration, that was glycolysis. Takes place in the cytoplasm of the cell, did not require oxygen. That's why glycolysis is itself an aerobic phase of the aerobic respiration. Now, another phases in the aerobic respiration are acetylation and TCA cycle. So first phase was glycolysis, second phase acetylation, and third phase of the aerobic respiration is TCA cycle, which is also called as Krebs cycle. Among these three, glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell. एसिटाइलेशन एंड टीसीए, ये दो मैकेनिज्म ऐसे हैं या दो फेजेस ऐसी फेजेस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होती है। अभी बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है पहले ये समझ लेंगे हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनेल का नाम है जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन की फेजेस परफॉर्म की जाती है। मतलब आप अगर चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया को मोर एप्रोप्रिएटली एरोबिक ऑर्गेनेल कह सकते हैं, एरोबिक ऑर्गेनेल। एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया is present in every eukaryotic cell. However, there are few exceptional cases, but mostly, or you can say 99.9% eukaryotic cell contain the mitochondria. And this mitochondria was first discovered by the scientist कोलिकर। ये नाम याद रखना है आपने, KOLLIKAR, कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। एंड माइटोकॉन्ड्रिया टर्म was given by another scientist and the name was Benda. So Kolikar discovered the mitochondria and the term mitochondria was given by Benda. Now, when mitochondria was observed under electron microscope, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप होता है। उसमें बारीक से बारीक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नजर आ गया, जिसे कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी वेरी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्ड some elliptical shaped organelle। इलिप्टिकल आपने 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपोबोला। तो इलिप्स का जिस तरह से शेप होता है, कुछ उसी तरीके का शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज इलिप्टिकल शेप एंड इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, डायग्राम जैसा मैं बना रहा हूं, आप भी उसी के साथ साथ प्रोसीड कीजिए। मैं ब्लू कलर से जो कंटिन्यू बाउंड्री ड्रॉ किया, इट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड जस्ट इनसाइड दिस इज अनदर मेम्ब्रेन as it is located at the inner side
This membrane is also called as inner membrane of the mitochondria. तो बच्चों जो रेड कलर से मैं ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आप देखते हैं कि देयर इज अ वेरी नैरो स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। This narrow space is known as perimitochondrial space। स्पेस का नाम क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एंड दिस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज also called as outer chamber। आउटर चैम्बर। और एकदम जनरल लैंग्वेज में आप अगर इसे कहना चाहें तो ये स्पेस दो मेम्ब्रेन के दरमियान है, इसीलिए आप उस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर चैम्बर, ये दो स्पेसिफिक नाम होते हैं उस स्पेस के जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होती है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो अपन आगे स्टडी करने ही वाले हैं। तो इनर मेम्ब्रेन बच्चों जब आप देखते हैं, सो इन दिस इनर मेम्ब्रेन वेरियस फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट। ये फोल्ड है, ऐसे कई फोल्ड्स है। दिस फिंगर लाइक फोल्डिंग एट द इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्रिस्टी, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी लेंथ ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज इंक्रीजेस। आप देखिए डायग्राम को अगर समझो, अपन ऊपर से कट करते हैं, कट करने के बाद दोनों मेम्ब्रेन को मैं सीधा एक्सटेंड करता हूं, स्ट्रेट एक्सटेंड करता हूं, तो आप गेस लगा सकते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन की लेंथ ज्यादा रहेगी और कौन सी मेम्ब्रेन की लेंथ कम रहेगी। आप आसानी से गेस करके कह सकते हैं कि सर लेंथ ऑफ इनर मेम्ब्रेन फाउंड टू बी मोर देन लेंथ ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस आंसर इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज इनर मेम्ब्रेन शो द फोल्डिंग्स विच इंक्रीज द एरिया, मीन्स लेंथ ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन encloses the ground substance. This ground substance is actually colorless fluid। colorless fluid। fluid means ये एकदम वाटरी सब्सटेंस भी नहीं होता है और एकदम थिक भी नहीं होता है, इंटरमीडिएट जेल के टाइप का सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्लूइड। कोई कलर नहीं है, मीन्स कलरलेस फ्लूइड। तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो इनर मेम्ब्रेन में जिसको सराउंड करके रखा है, इस कलरलेस फ्लूइड का स्पेसिफिक नाम दिया गया है बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सो दिस कंप्लीट ग्राउंड एरिया विच इज बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन। ग्राउंड को बाउंड किसने किया? रेड कलर की बाउंड्री ने, इनर मेम्ब्रेन ने। एंड दिस ग्राउंड मटेरियल which is colorless fluid is called as matrix. This matrix contain 4 components। ये मैं मैट्रिक्स के नीचे लिख रहा हूं, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिए कि ये कंपोनेंट जो मैं भी लिखने वाला हूं मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इनसाइड द मैट्रिक्स इज डीएनए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट इनसाइड द सेम मैट्रिक्स इज RNA, ribose nucleic acid. Third component in the matrix are enzymes, and the fourth component is ribosome। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक दो पॉइंट डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, and this circular DNA is double stranded DNA without histone protein। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो डीएनए लीनियर डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है,
न्यूक्लियस के डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो लॉन्ग डीएनए होता है न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियस में अकोमोडेशन के लिए, न्यूक्लियस में रहने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड होना जरूरी है। और वो हिस्टोन प्रोटीन पे कई बार रैप्ड होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसे फाइनली क्रोमोसोम कहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस के डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए रहेगा, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए, ये 3 डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर होते हैं। बैक्टीरियल डीएनए, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों सर्कुलर डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन, यानी जिस पे डीएनए लपेटा जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है तीनों डीएनए के पास। इसीलिए इन तीनों डीएनए को, कौन से तीनों, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों डीएनए को नेकेड डीएनए कहेंगे, क्योंकि इनके पास में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ओके, अब डीएनए का काम होता है रेप्लिकेशन परफॉर्म करना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनाना। तो ये डीएनए अपना काम आरएनए की हेल्प से, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मिलकर के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। लेकिन इन तीनों को डायरेक्शन देता है डीएनए। सो ड्यू टू डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज इट half of the protein. Therefore, due to presence of DNA, mitochondria is also called as semi-autonomous organelle. It is important term, semi-autonomous organelle. Semi means 50%. Autonomous means self-dependent. So this mitochondria is half सेल्फ डिपेंडेंट फॉर प्रोटीन। ये अपना आधा प्रोटीन खुद ही बना लेगा और बाकी का आधा प्रोटीन साइटोप्लाज्म से इसको मिल जाएगा। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमिक और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। नाउ एंजाइम्स इन द सेम माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम्स आर प्रेजेंट। दिस एंजाइम, इसमें एक एंजाइम नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारी हो रही हैं। हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम लगता है। जितनी रिएक्शंस रहेगी उतने एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जितने एंजाइम होते हैं बच्चों, वो एंजाइम एसिटिलेशन भी परफॉर्म करते हैं और वही एंजाइम टीसीए साइकिल भी परफॉर्म करते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। So enzymes are present in the matrix of mitochondria for TCA cycle or Krebs cycle. Ribosome. All you know that ribosome is a machinery of protein synthesis. It is also called as factory of protein synthesis. There are 2 type of ribosome, 70S and 80S. देखिए 70S type of ribosome प्रीमेटिव राइबोसोम कहलाता है और ये 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एडवांस राइबोसोम होता है जिसे 80S राइबोसोम कहते हैं। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड? 70S राइबोसोम। S का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द सुपरफिशियल व्यू ऑफ द
अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक ऑर्गेनेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज द निकनेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक निकनेम है जो आपको याद रखना है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, बहुत ज्यादा एटीपी जनरेट करता है, 36 एटीपी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सो दैट इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। Okay, now mitochondria discovered by Kolliker. The term mitochondria given by Benda. हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी में फ्लेमिंग का भी नाम आता है, लेकिन फ्लेमिंग से ज्यादा वेटेज दिया गया कॉलिकर को। फिर हम आ गए थे स्ट्रक्चर की तरफ। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन विच इज कंटिन्यू एंड इनर मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यू, मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ finger-like projection or infolding. These infoldings are called as cristae, which increase the surface area of mitochondria. Inner membrane encloses the ground fluid, which is colorless, and this colorless ground fluid is called as what? Matrix. Matrix contains 4 components: DNA, RNA, enzymes, ribosome. Due to presence of DNA, mitochondria is also called as semi-autonomous organelle. There are 3 types of non-genetic RNA present in the matrix of mitochondria: mRNA, tRNA, rRNA. Enzymes are present which catalyze acetylation and TCA cycle, and 70th type of ribosome, which is also found in prokaryotic cell as well as chloroplast. So these are means the pattern of DNA and ribosome. These are the two similarities in between prokaryotic cell, chloroplast and mitochondria. ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फिर एक लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोन्ट ऑर्गेनेल। एंडोसिम्बायोन्ट यानी ऐसा ऑर्गेनेल जो इवोल्यूशन के दौरान, यानी जब प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हो रहा था, तो बैक्टीरिया इंगल्फ हो गया यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में, मतलब ग्राउंड में, और वो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया था जिसे कुछ साइंटिस्ट आज माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द एंडोसिम्बायोन्ट ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए भी ये टर्म यूज की जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर द एंडोसिम्बायोन्ट ऑर्गेनेल। अब हम बच्चों आगे स्टडी करने जा रहे हैं कि सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। अगर सेल बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस